है उसमें जो जब तक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और मेरे साथ और बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर नरेश तरेन हैं, डॉक्टर सुनील कुमार। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम कोविड-19 की करंट सिचुएशन की बात करें, एक हद तक ये कहना गलत नहीं होगा कि एक टाइप ऑफ पैनिक जो है वो जनता में है, एक टाइप की घबराहट है। और इस घबराहट के कारण लोगों ने कई इंजेक्शन अपने घर पे रखने शुरू कर दिए हैं। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की होर्डिंग शुरू हो गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग शुरू हो गई है, जिससे शॉर्टेज भी हो रही है और एक टाइप का अननेसेसरी पैनिक किया जा रहा है। तो सब 90% जो लोग हैं इनमें ये एक आम बुखार, जुकाम, नजला, गले में खराश, बॉडी एक्स टाइप की इन्फेक्शन ही होती है। इसमें ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ना रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है, ना ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ती है। बुखार की आप गोली लें, जुकाम नजले की दवाई लें, अपने घरेलू नुस्खे करें, भाप लें, योगा करें, इसी से आप ठीक हो जाएंगे। और आपको ना ऑक्सीजन घर में रखने की जरूरत है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन रखने की जरूरत है, और आप आराम से हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ, 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिनमें सिवियर इन्फेक्शन हो सकती है और उन लोगों में ऑक्सीजन और दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें स्टीरॉइड्स भी हैं, रेमडेसिविर भी है, कभी कभी हम प्लाज्मा भी देते हैं। और 5% से कम ऐसे मरीज होते हैं जिनको ज्यादा तेज दवाई देने की जरूरत पड़ती है या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये हम पूरे आंकड़े अगर हम देखें तो इससे ये बात साबित होती है कि हमें कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है। और अगर हम सब के सब अगर ये देखें कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और हम एकदम एडमिट हो जाएं या एकदम ऑक्सीजन शुरू कर दें, तो ये बहुत गलत धारणा है और इससे अननेसेसरी ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम ये समझें कि ये माइल्ड बीमारी है, सिर्फ 10 से 15% में सिवियर हो सकती है। दूसरी चीज ये समझना चाहिए कि जो हम बात करते हैं इंजेक्शन की, रेमडेसिविर की, वो इंजेक्शन जो है, अगर हम WHO की ट्रायल की बात करें, सॉलिडारिटी ट्रायल ने, वो एक नेगेटिव स्टडी थी। उस ट्रायल ने ये शो किया कि रेमडेसिविर से ना आपकी जान बचती है, ना आपकी हॉस्पिटल स्टे कम होती है। यूएस के एक स्टडी ने ये शो किया था कि अगर रेमडेसिविर हम मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट में, मॉडरेट टू सीवियर, माइल्ड में किसी ने नहीं दिया है, मॉडरेट टू सीवियर में दें तो हॉस्पिटल स्टे कुछ हद तक कम हो जाता है। इसलिए जो स्टेबल पेशेंट्स हैं, जो घर पे हैं, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, 94 से अबव है, इन लोगों को रेमडेसिविर की कोई जरूरत नहीं है। और रेमडेसिविर अगर आप लेंगे तो उससे नुकसान ज्यादा हो सकता है, फायदा कम होगा। इसलिए एक बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि रेमडेसिविर कोई मैजिक बुलेट नहीं है, सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए दी जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है और जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से कम हो रही हो, जिनके लंग्स में शैडोज आ रहे हो, जो हम एक्सरे या सीटी स्कैन से देखते हैं, या ब्लड की रिपोर्ट में ऐसे पैरामीटर्स आ रहे हो जो ये सजेस्ट करें कि वो मॉडरेट या सीवियर डिजीज की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी सैचुरेशन कल 98 थी और आज 97 हो गई तो आस्ता आस्ता मेरी सैचुरेशन गिरने लग रही है और मैं ऑक्सीजन लगाना शुरू कर देता हूँ। हमें ये समझना चाहिए कि ऑक्सीजन जो हम देखते हैं ब्लड में, चाहे आपकी सैचुरेशन 94 हो, चाहे 98 हो, चाहे 99 हो, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो लगभग उतनी ही रहती है। क्योंकि जो हम फिजियोलॉजी में बात करते हैं कि एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो आपकी सैचुरेशन जब 90 से ऊपर होती है तो कर्व एकदम फ्लैट होता है। इसका मतलब आप अपनी सैचुरेशन और बढ़ाने से आपके खून में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं बढ़ती। इसलिए अगर आपकी सैचुरेशन 95, 94, 97 है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि सांस की तकलीफ है, चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, पेट के बल लेट सकते हैं, उससे भी आपकी सैचुरेशन बढ़ जाएगी। लेकिन पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है और एकदम ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आप ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कम करेंगे, और जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और ऑक्सीजन आप लगाएंगे तो किसी व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको आप ऑक्सीजन डिनाई कर रहे हो और उसके लिए वो लाइफ सेविंग हो सकती है। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऑक्सीजन का मिसयूज ना करें, रेमडेसिविर का मिसयूज ना करें, पैनिक ना करें। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो घर पे अपने आप को आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। अगर हम होम आइसोलेशन ठीक से करेंगे, अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपने आप को मॉनिटर करेंगे, वार्निंग साइंस की तरफ ध्यान देंगे, तो हॉस्पिटल्स की भीड़ भी कम होगी। जिन लोगों को बेड की जरूरत है उनको बेड मिलेगा और उनकी पूरी तरह से इलाज हो पाएगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि पैनिक ना करें, ड्रग्स की तरफ ना जाएं, डॉक्टर्स पे विश्वास करें। और स्टीरॉइड्स, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की माइल्ड केसेस में कोई जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए उसको अवॉइड करें।
इस मैसेज के बाद मैं अब डॉक्टर नरेश त्रेहिन को कहूंगा कि वो अपना मैसेज दे, जिससे हम लोगों को आगे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। तो जैसे डॉक्टर साहब ने ये मुद्दा उठाया कि कैसा पैनिक फैल रहा है और कैसे अपने आप का संतुलन मेंटेन करना है, आप ये देखेंगे कि पहले जब आरटीपीसीआर पॉजिटिव होता है तो सिम्टम्स मेनली जिससे शुरू होती है या ड्राई कॉफ या लॉस ऑफ स्मेल या फीवर, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जिससे शुरू होता है। आरटीपीसीआर तो कराने से पता लग जाएगा कि है कोविड पॉजिटिव कि नहीं। जैसे ही आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है, मेरे एडवाइस ये है कि अपने लोकल डॉक्टर जिससे आपको ऑलरेडी संपर्क है उससे आप कंसल्ट करें, क्योंकि आज सब डॉक्टर्स को जो प्रोटोकॉल जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताई वो प्रोटोकॉल सबको पता है और वो उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो मेजॉरिटी मतलब 90% से ऊपर ही लोग जो हैं वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे जिनकी दवाइयां उचित टाइम पे उचित दवाई दी जाएगी। ऑक्सीजन का तो आप डॉक्टर साहब ने बताया ऑलरेडी, पर ये बात सोचने की है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। जैसे योगा का जो अलोम विलोम एक्सरसाइज है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने में, और क्योंकि आप जब लंबा सांस लेके रोकते हो तो ऑक्सीजन की एक्सचेंज भी ज्यादा होती है ब्लड के साथ। तो आप देखेंगे कि अपनी लंग्स की हेल्थ को ठीक रखना है, और अगर जो टेंडेंसी कोई हो तो वो जो प्रोन पोजीशन में बताया वो होना जरूरी है। अगर जो इससे आपके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटीज ठीक नहीं है तो हम सब हॉस्पिटल्स ने एक क्वारंटीन फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल के पास ही ले ली है। जैसे हमने रेड फॉक्स लिया है। हम पेशेंट्स को जिनको कुछ एंजाइटी है या जिनके पास घर में सुविधाएं नहीं है, हम रेड फॉक्स में उनको भेज देते हैं। वहां पे हमारे डॉक्टर और नर्सेज उन पे मॉनिटर रखते हैं। अगर जो वहां से किसी को तकलीफ होती है कि बात बढ़ गई, जो 5% की बात कर रहे हैं हम, उनको फिर हॉस्पिटल में लिया जाता है। तो ये रूट भी बहुत सिक्योर लगता है लोगों को। तो इसीलिए घर सबसे ज्यादा अगर जो मॉनिटरिंग हो रही है, डॉक्टर आपको सेटिस्फैक्टरी अगर जो आपको मॉनिटर कर रहा है तो वो सबसे अच्छा है। उसके बाद मैंने बताया इंटरमीडिएट एंड हॉस्पिटल तभी जाना है जब इंट्रावीनस ड्रग्स की जरूरत हो या नॉर्मल ऑक्सीजन जो 2-4 लीटर दे रहे हैं हम उसके बावजूद भी ऑक्सीजनेशन बहुत गिर रही है। सो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को सबको अपना प्रोटेक्शन करना है सबसे पहले, डिजीज से पहले। वो जो तीनों गुर बोल रहे हैं हम कि बार 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 जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन की बात करते हैं, उसको आप डबल अप करिए। मतलब ये कि अगर जो आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं क्राउडेड प्लेस में तो डबल मास्क यूज करें। N95 है तो N95 और एक वो जो उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क, अगर जो नहीं है कॉटन मास्क भी यूज करते हैं तो 2 करें। एक और उसका ऐसे टाई करें कि वो सील बन जाए आपकी फेस के ऊपर, तो इससे जो ब्रीदिंग हो आपके नोज और लंग्स में जो हवा जा रही है उसमें वायरस ना जाए। सो ये तो हो गई प्रिवेंटिव। और मेरे को ये ख्याल है कि आज के दिन हमारी जो लड़ाई है संक्रमण में, ये सबसे पहला जो सिपाही है वो पब्लिक है हिंदुस्तान की। क्राउडेड प्लेसेस से दूर रहे, कोई जरूरत नहीं है बड़ी शादियां या पार्टीज करने की। जो क्राउड इवेंट्स हैं उनसे दूर रहे और अपनी पूरी हिफाजत करें बाय मास्किंग एंड ऑल दैट। अब लोग पूछते हैं कि हम घर से बाहर जो जाना पड़ता है, जो काम करने वाले हैं युवा, उनको जब वो घर आते हैं वापस, पहले तो अपना मास्क को साइड में रखें, अपने कपड़े चेंज करें, फिर फैमिली से मिले, क्योंकि यू डू नॉट वांट टू इन्फेक्ट योर अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। तीसरी बात ये है कि ये जो अब कंफ्यूजन हो रहा है बहुत कि ये वेरिएंट्स जो आ गए हैं, ये वेरिएंट से एक बात जाहिर है क्यों हम कह रहे हैं और सावधान रहो, बिकॉज ये वेरिएंट की जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है वो डबल हो गई है। तीसरी बात यह है कि अगर जो आप अपना घर पे स्वास्थ्य ठीक रखेंगे
ये अमल करेंगे तो हो सकता है आपको लगे ही नहीं वो बेस्ट तरीका है। अब जो ऑक्सीजन के ऊपर कंफ्यूजन हो रही है, जो आप देखते हैं पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है, वो इसलिए हुई है कि हिंदुस्तान में जो पहले हमारे हेल्थ केयर की कंजम्पशन थी ऑफ ऑक्सीजन, कोई अबाउट 15 से 2000 टन की थी ऑक्सीजन पर डे। अब हमारी जो वो रिक्वायरमेंट है वो 7-8 हजार तक पहुंच गई है। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी जो नॉर्मल हमको सप्लाई करती थी, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो पूरा कोशिश कर रहे हैं। पर फॉर्चुनेटली जो हमारे स्टील प्लांट्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, उनके पास बहुत कैपेसिटी, पर उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टील प्लांट से हॉस्पिटल्स के लिए वो क्रायो टैंक्स की जरूरत होती है, जिसकी जो तादाद है वो इतनी नहीं थी। पर गवर्नमेंट ने अब ये इंपोर्ट कर लिए हैं, शुरू हो गया आने, और उम्मीद है कि आने वाले 5-7 दिन में जो ये तकलीफ हो रही है हॉस्पिटल्स में, लास्ट मिनट लास्ट घंटे 2 घंटे की ऑक्सीजन बचती है तो ऑक्सीजन डिलीवर होती है, वो जो सिचुएशन है मेरे को लगता है अंडर कंट्रोल आ जाएगी।